अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का ही मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इट इज रिलेटेड विथ चार्जेस, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी। तो जब भी तुम्हारे पास कोई भी चार्ज स्टेशनरी हो, स्टेशनरी का मतलब होता है कि वेलोसिटी जीरो। तो जब तुम्हारे पास चार्ज की वैल्यू जीरो हो तो हम बोलते हैं कि वो सारा का सारा डोमेन किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। यहाँ पे मैंने टर्म यूज करी एक चार्ज, हालांकि हम जूनियर क्लासेस में ना चार्जेस के बारे में पढ़ के आए हुए हैं। चार्जेस, चार्जेस को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं, इट इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच ड्यू टू विच ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऑफ attraction and repulsion occurs, attraction and repulsion occurs। मतलब जो हमारे पास चैप्टर का नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, चार्जेस, स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ, स्टेशनरी। चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं तो वो सारा का सारा जो डोमेन है वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करना है। और अगर कोई पूछे कि व्हाट इज अ चार्ज, तो चार्ज इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अकर्स। जूनियर क्लासेस में हमने ये तो पढ़ा ही है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर दोनों ये पॉजिटिव चार्जेस हैं मतलब लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपल्शन ही करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। समझ आ गया बेटे यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ये नोट कर लिया, मैं इरेज कर दूं इसको? यस सर। ठीक है, देखो आ, तो मैंने क्या क्या बताया यहाँ पे। चार्ज की ना बेसिकली तीन कैटेगरीज है। फर्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है दैट इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड कैटेगरी को बोलते हैं बेटे नेगेटिव चार्ज, और जो तीसरी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज। चार्ज को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल क्यू के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल क्यू। और टेंथ क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ा था कि करंट, करंट इज व्हाट, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है हमारे पास, चार्ज, और डेल्टा टी क्या है हमारे पास, डेल्टा टी इज टाइम। सो करंट, करंट के यूनिट्स क्या होते हैं, हमने टेंथ क्लास में स्टडी किया था, करंट के यूनिट्स होते हैं बेटे एम्पियर्स। और एम्पियर किसका नाम है, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम के ऊपर इसके यूनिट्स पड़े थे, एम्पियर्स। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये है चार्ज, और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज टाइम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। कोई भी जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है बेटे, अब ध्यान से समझना, कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है उसका मतलब सिर्फ यही है कि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि न्यूट्रल बॉडी हैज नो चार्ज, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ध्यान से सुनना, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट न्यूट्रल बॉडी हैज नो चार्ज। Though neutral body has charges, but the only difference is that the amount of positive charge is equal to the amount of negative charge. तो अब अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हो गया तो जो नेट चार्ज है बच्चे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो नेट चार्ज हमारे पास न्यूट्रल बॉडी पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में ये आता है कि हाँ न्यूट्रल बॉडी के पास चार्जेस होंगे, हाँ जी होंगे, लेकिन जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। वो क्यों जीरो होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, फिर हमें ये भी पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोल देते हैं प्रोटॉन। ये तो हमने एटम के स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन। और जो नेगेटिव चार्ज है उसको बोल देते हैं हम बेटे इलेक्ट्रॉन। सो पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। क्लियर, यहाँ तक नोट कर लिया बच्चे? यस सर। चलो देखो, अब हम बेसिकली अगर हम चार्ज की बात करें
तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो करंट है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, डी क्यू अपॉन डी टी। डेरिवेटिव्स हमने 11th में स्टडी किए थे, तो डी क्यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं इसको। चार्ज को लेट अस सपोज मैंने मेंशन कर लिया कि चार्ज इज व्हाट क्यू, और क्यू के ना मैंने डायमेंशंस इवैल्यूएट करनी है, जैसे हम 11th में करते थे डायमेंशंस। dt क्या है हमारे पास, dt है टाइम। तो अब आई क्या है मेरे पास, आई इज एम्पियर्स, तो उसको ए के साथ हम डिनोट कर देते हैं, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने 11th में स्टडी की थी, तो करंट के जो डायमेंशंस होते हैं वो ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज के डायमेंशन यहाँ से निकालते हैं हम, Q इक्वल्स टू ए और टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया ए इंटू टी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा पहला पर्पस होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स देखें और डायमेंशंस देखें, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है ना। कुछ भी पढ़ा, जैसे हमने 11th में प्रेशर, एनर्जी, वर्क, मोमेंटम, ये सारी चीजें पढ़ी, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, वो हमें पता लग गया चार्ज। फिर उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर कर सकते हैं तो कौन से यूनिट्स में उसको मेजर करना है। जैसे लेंथ हम मीटर्स में मेजर करते हैं, चार्ज को कैसे मेजर करें, चार्ज के भी कोई यूनिट्स होते हैं। हाँ जी, चार्ज के भी यूनिट्स होते हैं, और चार्ज के ऐसा यूनिट्स होते हैं बेटे, एस आई यूनिट्स ऑफ चार्ज होते हैं हमारे पास कूलम्स, COULOUMB, कूलम्स होते हैं ऐसा यूनिट्स, ठीक है। एंड आई इज इक्वल टू व्हाट, डी क्यू अपॉन डी टी, चार्ज अपॉन टाइम, सो क्यू इज इक्वल टू ए इंटू टी, और ऐसा यूनिट आ गया मेरे पास कूलम। अब ये नया वर्ड मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, COULOUMB। तो ये जो कूलम है ना बेटे, ये है हमारे पास किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बेस्ड, किसी भी साइंटिस्ट का जो नाम है उसी के ऊपर बेस्ड है क्या, कूलम्स। क्लियर, यहाँ तक पता लग गया बच्चे? लो, Yes, sir. ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, चार्ज की यूनिट्स भी पढ़ लिए, एसआई यूनिट्स, और चार्ज के डायमेंशंस भी देख लिए मैंने, ए इंटू टी। अब हमारे पास ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो वो जो प्रॉपर्टीज होती है ना चार्जेस की, उसको तीन बेसिक प्रॉपर्टीज पहले हम पढ़ेंगे। देखो, वो तो प्रॉपर्टीज हम जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए कि जैसे लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी तो है ही है, इसको तो हम पहले पढ़ के आए थे, तो वो नहीं मैं यहाँ पे लिख रहा। यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टीज जो सी हमने स्टडी करनी है वो है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, क्यू, ए एंड सी। क्यू इज व्हाट, क्यू को हम बोल देते हैं, क्यू इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ए को हम क्या बोलते हैं, ए इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एंड सी इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये तीन प्रॉपर्टीज बेटे हमने स्टडी करनी है। पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पहले, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आई एम इरेजिंग इट आउट, साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। देखो, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहती है कि चार्ज इज बेसिकली अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मतलब है कि अगर मेरे पास मान लो Q के साथ मैंने डिनोट कर दिया, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E, ऐसे लिख देंगे। Q यहाँ पे हमारे पास क्या है, Q इज चार्ज, और N क्या है हमारे पास, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E है हमारे पास चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, E is charge on an electron, E is charge on an electron. So Q is equal to plus minus N into E, Q is charge plus minus into N into E। मतलब पता है क्या बेटे, ये N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, N बेसिकली ना एक इंटीजर ही होता है, इंटीजर्स। हमने इंटीजर्स के बारे में जूनियर क्लासेस में पढ़ा है।
इंटीजर्स का मतलब होता है कोई भी नंबर, जैसे 2, 3, 4, 5, ये कोई भी नंबर है हमारे पास, तो ये इंटीजर्स हैं बेसिकली। तो इसका मतलब अगर मेरे को चार्ज को रिप्रेजेंट करना है ना, तो चार्ज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ q इक्वल टू प्लस माइनस 2e, और आई कैन राइट इट एज प्लस 3e एंड माइनस 1e। और ये ई का क्या मतलब है? ई तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, विच इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ई हमारे पास क्या है? इट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। समझ में आ गई बेटे पहली प्रॉपर्टी की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पता लग गया? Yes, sir. ठीक है, तो अब एक बात बताओ, सोच के मुझे आप ये बताओ कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए? अच्छा, हमें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस पता है? Uh, जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास मैग्नीट्यूड magnitude भी of होता है और height भी होती है. डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और Direct. डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। तो अब इसको नोट कर लिया बच्चे, मैं इरेज कर दूं? Yes, sir. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे लिख दिया चार्ज। चार्ज हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे 2 कूलम्स, 2 कूलम्स ऑफ चार्ज, 5 कूलम्स ऑफ चार्ज, 10 कूलम्स ऑफ चार्ज, इसके पास क्या है? सिर्फ इसके पास है सिर्फ मैग्नीट्यूड। चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो, अब आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी तो हमने स्टडी कर ली थी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड जो हमारे पास चार्ज की प्रॉपर्टी है उसको हम बोल देते हैं बेटे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इट इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने चार्ज दिया, पहले दिया +2 कूलम्स का, फिर दिया मैंने -5 कूलम्स का, फिर मैंने इसको चार्ज दिया +4 कूलम्स का। तो पहले 2 कूलम का, फिर 4 कूलम का पॉजिटिव में और -5 कूलम्स हमारे पास नेगेटिव में है। तो ये जो हमारे पास नेट चार्ज है, नेट चार्ज वो हो गया, इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, विच इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम्स, तो 2 कूलम्स -5 कूलम्स प्लस 4 कूलम्स, तो 2 + 4 6, 6 - 5 1 कूलम आ गया। तो इस तरीके से हमने ऐड कर देना है, क्योंकि चार्ज हमारे पास क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नंबर्स को तो हम तो डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो डायरेक्टली ऐड कर दिया चार्ज को। दैट इज नोन एज व्हाट? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इज दिस क्लियर बच्चे? सेकंड प्रॉपर्टी इज क्लियर टू ऑल? Yes, sir. चलो, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने समझ ली। अब हम आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो फर्स्ट क्वांटिटी हमने पढ़ी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो क्या थी? उसका एक्सप्रेशन बताओ मुझे। Q इज इक्वल टू N plus minus any. प्लस माइनस एन। वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वांटिटी पे। थर्ड क्वांटिटी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। इट कैन, कंजर्व्ड क्वांटिटी, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड। जैसे ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते थे हम 11th में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Similarly, charge is a conserved quantity. It can neither be created. We'll write it down as it can neither be created
नीदर बी क्रिएटेड और साथ में कॉमा नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, but can be transferred from, but can be transferred from one object, from one object to other object, from one object to other object. So this is the third property, which is conservation of charge. Charge is a conserved quantity. It can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one object to other object. ये है हमारे पास conservation of charge. ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चे Yes, sir. थर्ड Yes, प्रॉपर्टी? sir. चलो गुड, तो आई एम रेजिंग इट आउट। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, वो सिंपल प्रॉपर्टीज नहीं मैंने लिखी, जैसे कि चार्जेस को हम लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये चीजें नहीं लिखी। उसके बाद ना नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं मेथड्स, मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर। अब ध्यान से समझना, मतलब इसका क्या है मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर। मतलब मान लो मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को ना चार्ज देना है, ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी 2 कूलम का चार्ज देना है तो कहाँ से दूँ, तो मुझे उसको चार्ज देना पड़ेगा। तो मैंने वो मेथड्स अब पढ़ने हैं कि किसी भी चीज़ को जब मैं चार्ज देता हूँ तो किन किन तरीकों से मैं वो चार्ज दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मेथड है विच इज़ वेरी सिंपल मेथड, जिसको हम बोलते हैं बेटे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है कि एक मेरे पास ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मेरे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जिसके पास 0 है। तो मैंने इस पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को किसके साथ टच करवा दिया, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास करा दिया टच। मतलब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास जाने की कोशिश करेगा, इसको भी पॉजिटिविटी अपनी वो दे देगा, पॉजिटिव चार्जेस दे देगा। जैसे कि मान लो इस पर्सन के पास ना ₹10 है, 10 रुपए हैं, और इसके पास कुछ नहीं है, ₹0। तो ये इसको कहेगा कि तू और मैं आधा आधा बांट लेते हैं, तेरे पास भी 5 रुपए आ जाएंगे और मेरे पास भी 5 रुपए आ जाएंगे। तो मतलब इसको ये चार्ज दे देगा, अपना पॉजिटिव चार्ज दे देगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, हम प्रैक्टिकली इस चीज को पता है कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेल। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई भी कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और मैंने यहाँ पे सेल लगा दिया, और सेल का ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, तो ये हो गया ऐसे। तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमने सेल यहाँ पे इम्प्लॉन्ट कर दिया। तो सेल अगर इंस्टॉल किया तो ये इस कॉर्नर को कौन सा चार्ज दे देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कर देगा, और ये नेगेटिव वाला टर्मिनल इसको नेगेटिव कर देगा। खत्म काम। तो बहुत ही सिंपल है। मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर में सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में पॉजिटिव चार्ज मैंने डायरेक्ट ही जो है वो ट्रांसफर कर देना है किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को। तो बेटे यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. चलो फिर आगे चलें। सो लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड के लिए वी हैव रबिंग मेथड। रबिंग, रबिंग। अब देखो रबिंग में आई हैव टू टर्न ऑन दी वीडियो। एक मिनट, गेट मी टर्न ऑन दी वीडियो नाउ। आपको मेरी फोटो नजर आ रही है बच्चे? बोलो। हेलो। Yes, sir. अब देखो ध्यान से, मैं रबिंग में क्या बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये मेरा हाथ है, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और मेरे दूसरे हाथ के पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे रब करता हूँ, ये आपस में मैंने इसको रब किया, तो इसको रबिंग बोलते हैं। रबिंग मतलब फ्रिक्शन। अगर सपोज मैं इसको रब कर रहा हूँ तो देर इज सम अमाउंट ऑफ द चार्जेस फ्रॉम वन हैंड एक्चुअली गेट ट्रांसफर टू दी अनदर हैंड। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया, और ये है मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है,
ये ए ऑब्जेक्ट हो गया और ये बी ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने इन दोनों को आपस में क्या किया, रब किया। सो आई एम रबिंग इट, आई एम रबिंग बोथ दी ऑब्जेक्ट्स, रबिंग बोथ दी ऑब्जेक्ट्स। तो देखो जब मैं इसको रब करूंगा ना, तो हमारे पास दो चीजें होंगी। इसका जो चार्ज है वो कोशिश करेगा बी में जाने की, ट्रांसफर होएगा कुछ। जैसे सपोज जब मैं हैंड्स को रब करता हूँ ना, तो थोड़ी देर के बाद ना हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। वो हाथ इसलिए गर्म होते हैं क्योंकि एक हाथ से कुछ चार्ज निकल के दूसरे हाथ में चला गया। तो अब अगर चार्ज निकल गया तो इसका मतलब चार्ज जब जा रहा है तो करंट भी फ्लो हो रहा है। तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ जिसकी वजह से हीट जनरेट हुई, और उस हीट के जनरेशन की वजह से तुम्हारे पास जो है वो चार्जेस का ट्रांसफर भी हुआ, और इसी वजह से जो हाथ है वो गर्म हुआ। समझ में आया यहाँ तक बेटे, रबिंग? Yes, sir. ओके। इसको ना, इस कॉन्सेप्ट को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी लिख लो, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये है हमारे पास फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, रबिंग का कॉन्सेप्ट। तो मैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ। सो मूविंग टू द थर्ड कॉन्सेप्ट नाउ। इस थर्ड कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है कि मेरे पास यहाँ पे ना पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं न्यूट्रल ले लेता हूँ। और न्यूट्रल के बारे में मैंने पढ़ा कि न्यूट्रल के अंदर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल है ना। लेकिन जब मैं इस पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके पास लेके जाऊंगा ना, इसके पास इसकी विसिनिटी में ले जाऊंगा, तो ये पॉजिटिव ना यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव इधर इंड्यूस कर देगा। वो कहेगा कि नेगेटिव को मैं इस तरफ ले आता हूँ, क्यों? बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पहले सेंटर में पड़ा हुआ था, उस नेगेटिव को उसने सेपरेट करके कॉर्नर पे ले आया। समझ में आया बच्चे? बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब अगर मान लो, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव रॉड ले लेता हूँ, नेगेटिव रॉड, तो और फिर से मैं यहाँ पे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मुझे बताओ इस सरफेस पे चार्ज कौन सा आएगा? इस सरफेस पे चार्ज कौन सा? Positive. बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये पॉजिटिव आएगा, इसी को तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। But sir, इलेक्ट्रो ये चार्ज ऐसे क्यों सेपरेट होते हैं? ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये मेरे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पड़ा था, मैं एक पॉजिटिव चीज यहाँ पे ले आया इसके पास, तो वो जो नेगेटिव है वो इसके पास जाने की कोशिश करता है, इसीलिए विसिनिटी पे आ जाता है। ठीक है। Yes, sir. हम्म। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की ना डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ inducing the charges inducing the charges on a neutral object on a neutral object it is the process of inducing the charges on a neutral object। और नीचे हम छोटी सी एग्जांपल ऐसे बना देंगे कि ये रॉड है, मान लो नेगेटिवली चार्ज रॉड है, ये मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है, कोई भी चार्ज नहीं है इसका, तो ये इसमें पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है अंजलि, समझ आया? Yes, sir. अच्छा, अब देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है। इसकी एप्लीकेशन में ना, लेट अस सपोज मेरे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मान लो मैं यहाँ पे कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट। सो माय सिंपल क्वेश्चन इज कि क्या इस चार्ज ऑब्जेक्ट में और न्यूट्रल बॉडी में कोई अट्रैक्शन होगी?
यस सर। हाँ, और क्यों होगी वो अट्रैक्शन? सर अगर इस चार्ज में अगर पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव आ जाएगा न्यूट्रल बॉडी के साइड पे, साइड पे, ठीक और है। अगर माइनस होएगा तो प्लस आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा, और फिर साथ में वो जो प्लस और माइनस आएंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट। अट्रैक्शन हो जाएगी। बिल्कुल, तो इसका मतलब यस सर। अट्रैक्शन इसमें पॉसिबल है। वेरी गुड, समझ आ गया, अट्रैक्शन इज पॉसिबल। अच्छा, क्या इसमें रिपल्शन पॉसिबल है बेटे? रिपल्शन, अगर मैं एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और चार्ज को लेके जा रहा हूँ, क्या रिपल्शन पॉसिबल है? नो सर। नो, रिपल्शन इज नॉट पॉसिबल। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो। मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिपल्शन, रिपल्शन आप भी लिख लो साथ साथ, रिपल्शन इज दी pure test, repulsion is the pure test to identify identify the signs of the charges, the signs of the charges। देखो, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम अभी। लिख लिया बेटे आपने? यस सर। देखो, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मेरे पास ना दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए और बी। ए है और बी है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में हो रही है अट्रैक्शन। दोनों ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रही है? अट्रैक्शन हो रही है। ए और बी में अट्रैक्शन हो रही है। तो तुम बोलोगे कि सर फर्स्ट केस बनाते हैं, हो सकता है कि ए पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो। या फिर तुम बोलोगे कि सर ये भी हो सकता है ए नेगेटिव हो, बी पॉजिटिव हो। तीसरा केस तुम बोलोगे कि सर ये भी हो सकता है कि ए पॉजिटिव हो और जो बी है वो न्यूट्रल हो, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और चौथा केस हो सकता है ए नेगेटिव हो और बी जो है वो फिर से क्या हो? न्यूट्रल हो। ठीक है। या फिर हो सकता है ए न्यूट्रल हो, ए न्यूट्रल हो और जो बी है वो क्या हो? पॉजिटिव। या सिक्स्थ केस होता है ए न्यूट्रल हो और बी जो है वो नेगेटिव हो। तो कितने केस बन गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, टोटल 6 केसेस हो गए। इस केस में, अट्रैक्शन के केस में हमारे पास कितने केसेस बन गए? 6 केसेस। इसके अलावा कोई और केस बनेगा बच्चे? बताओ, कोई और केस बन सकता है तो बताओ। नहीं सर, और नहीं बन सकता। और नहीं बन सकता। अब अगर मैं यही चीज रिपल्शन के साथ करता हूँ, ये ही चीज मैं रिपल्शन के साथ करता हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें बोलता हूँ कि अब फिर से ए और बी दो थे, लेकिन अब इन दोनों में हो रही है रिपल्शन। रिपल्शन हो रही है दोनों में। तो अगर इन दोनों में रिपल्शन हो रही है, तो अगर इन दोनों में हमारे पास रिपल्शन हो रही है, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? तो केस बन सकता है या तो ए हो पॉजिटिव, बी भी हो पॉजिटिव, ए हो नेगेटिव, बी भी हो नेगेटिव। सिर्फ ये दो केस बन सकते हैं। और इसके अलावा कोई केस बन सकता है बच्चे? बताओ। नो सर। नो। अब देखो, अब मैं अट्रैक्शन पे आता हूँ। देखो, अट्रैक्शन कितना बुरा केस है। ना मुझे पता लग रहा है कि बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, ना पता लग रहा है कि नेगेटिव चार्ज है, और ना पता लगा न्यूट्रल है। कुछ भी नहीं पता लगा। मैं कोई भी आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता। जो ए ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था और न्यूट्रल भी हो सकता था। इसी तरीके से जो बी ऑब्जेक्ट है वो भी पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था और न्यूट्रल भी हो सकता था। तो अट्रैक्शन ये तो हमें कुछ बताया ही नहीं, बेकार केस है, रद्दी केस है। रिपल्शन पे आता हूं मैं। रिपल्शन क्या करता है? रिपल्शन ने मुझे ये बता दिया कि या तो ए के पास, या तो ए और बी के पास, दोनों के पास पॉजिटिव ही है या दोनों के पास नेगेटिव ही है। कम से कम उसने न्यूट्रल वाले केस को तो एलिमिनेट कर दिया। उसने ये बता दिया हमें कि ए और बी चार्ज्ड बॉडीज हैं, और ए के पास और बी के पास सिमिलर चार्जेस ही होंगे, तभी तो रिपल्शन हो रही है। तो यहाँ वो सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव हैं, या फिर वो सिमिलर चार्जेस नेगेटिव है। तो अब आप सोच के बताओ कि दोनों में से बेटर केस कौन सा है? अट्रैक्शन है बच्चे की रिपल्शन है? रिपल्शन। Repulsion. So that is why repulsion is considered as the repulsion is considered as the best case। repulsion को ही हम बेस्ट केस जो है वो बोल देते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन।